इस गांव की सबसे खुशहाल और हंसमुख औरतों में गिनी जाती थी। पर उस शाम जब वो खेत में पहुंची तो उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। रामू, उठो, क्या हो गया तुमको? माया, जल्दी बैलगाड़ी मंगाओ, शायद अब भी जान बच जाए। पर जान बच नहीं सकी। गांव के सबसे मेहनती किसान रामकिशन को सांप ने डस लिया था और उसकी देह अब मिट्टी से लिपट चुकी थी। 2 दिन बाद गांव का साहूकार हरि प्रसाद उसके दरवाजे पर आ धमका। माया, ये देख दस्तखत, तेरे मर्द ने मुझसे कर्ज लिया था, अब खेत मेरी मिल्कियत है। हरि प्रसाद भैया, अभी तो उनका 13वां भी नहीं हुआ, जरा वक्त दे दो। वक्त नहीं दिया जाता माया, कर्ज चुकाया जाता है। खेत अब मेरा हुआ। अगले दिन माया ने पंचायत में गुहार लगाई। सरपंच जी, ये खेत रामकिशन की आखिरी निशानी है, मेरी गुड़िया का सहारा है, कुछ तो कीजिए। माया, दस्तावेज कानूनी है और हरि प्रसाद गांव का सबसे बड़ा लेनदार है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो क्या औरत का कोई सहारा नहीं होता? क्या सारे कानून सिर्फ पैसों के लिए हैं? अगर खेत बचाना था तो वक्त पर कर्ज चुकाना चाहिए था माया। अब खेत जा चुका था और साथ ही सम्मान भी। माया रोज सुबह दूसरों के घर बर्तन मांजने और खेतों में मजदूरी करने निकलती। बिटिया, तू पढ़ लिख जा, इस दुनिया में हमारे जैसे लोगों को कोई नहीं पूछता। माँ, मैं बड़ी होकर खेत वापस लाऊंगी और उस हरि प्रसाद को बताऊंगी कि बेटी क्या होती है। उस दिन से गुड़िया के मन में एक आग लग चुकी थी। वो एक दिन सब बदलने की ठान चुकी थी, मगर कैसे? ये सवाल हर रोज उसके सामने खड़ा होता था। 20 वर्ष बाद गुड़िया जंगल में अकेली लकड़ियां काट रही होती है। दोपहर की गर्मी और थकान से उसका शरीर जवाब देने लगता है। उफ, आज तो सूरज आग उगल रहा है, थोड़ा आराम कर लूं इस पेड़ की छांव में। तभी हवा के झोंके के साथ उसे एक अनोखी खुशबू आती है। ये कैसी खुशबू है? मीठी, मसालेदार, अजीब सी महक। वो उठती है और उस खुशबू का पीछा करते हुए एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी तक पहुंचती है। अंदर एक बूढ़ी औरत कुछ तल रही होती है। अरे गुड़िया, आज फिर लकड़ी लेने आई है? आपको मेरा नाम कैसे पता? तू इस जंगल में बचपन से आती है ना? मैं यहीं पर रहती हूँ, तुझे बचपन से देखती आई हूँ। अच्छा, लेकिन ये खुशबू आप क्या बना रही हैं? ये हैं आम के पकौड़े। आम के पकौड़े? ये क्या होते हैं? मैंने तो कभी नहीं सुना। ये मेरी खास रेसिपी है, दुनिया में कोई नहीं जानता इसे, बस एक मेरा बेटा जानता था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। बुजुर्ग औरत की आंखें भर जाती हैं। गुड़िया कुछ पल चुप रहती है, फिर झिझकते हुए बोलती है, आप चाहे तो मुझे सिखा सकती हैं, मैं सीखना चाहती हूँ। तू ही वो हाथ है जिसे मैं ये विरासत सौंप सकती हूँ। अब मेरे दिन पूरे हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ये स्वाद जिंदा रहे। पहले तू मुझे अपने बारे में सब कुछ बता। वो कहावत है ना, जिसे स्वाद समझना है उसे पहले जीवन समझना होगा। गुड़िया अपनी पूरी कहानी सुना देती है। रामकिशन की मौत, साहूकार का अन्याय, माँ की मेहनत और अपने अंदर पलते हुए बदले और आत्मनिर्भरता के सपने। तेरे जैसे ही मेरे बेटे के भी सपने थे, लेकिन वो शहर चला गया और वहाँ हादसे में उसकी मौत हो गई। तब से ये झोपड़ी, ये रेसिपी मेरी दुनिया रह गई। अगर आप चाहें तो ये रेसिपी अब मेरी दुनिया बन सकती है। तो सुन बेटी, अब ध्यान से सुन, ये आम पकौड़े यूं ही नहीं बनते। औरत रेसिपी समझाने लगती है। एक पका मीठा आम लेना है, उसे मैश करके बेसन में मिलाना है। एक पका आम बेसन में, फिर उसमें डालना है इलायची, हल्दी और थोड़ा आमचूर। अब अदरक का हल्का रस और मिर्च डालनी है और घोल तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब छोटे छोटे पकौड़े बना और धीमी आंच पर घी में तल।
बस बन गए भाग्य बदलने वाले पकोड़े। गुड़िया पहली बार खुद से वही पकोड़े बनाती है। झोपड़ी में वो स्वाद हवा में घुलने लगता है। ये तो जादू है। ये तो लोगों को दीवाना बना सकता है। बिल्कुल, और अब ये जादू मैं तुझे सौंपती हूँ। औरत गुड़िया के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है। जा बेटी, अब इस स्वाद से तू अपना भाग्य बदल। उस दिन उस झोपड़ी में सिर्फ पकौड़े नहीं बने, एक सपना तला गया था जो अब दुनिया में अपना रंग फैलाने को तैयार था। गुड़िया ने ठान लिया था कि अब उसे रुकना नहीं है। अब ये पकौड़े ही मेरी ताकत हैं और यही मेरी लड़ाई का हथियार भी हैं। उसने एक पुराना ठेला खरीदा, उसे रगड़ रगड़ कर चमकाया, फिर अपने हाथों से एक बोर्ड लिखा, आम पकौड़े वाली। देखो भाई, अब ये आम से पकौड़े बनाएगी। अरे कोई खाएगा भी क्या पकौड़े में आम? वाह रे किस्मत। बेचारी माया की बेटी पगला गई है शायद। मगर गुड़िया ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हंस लो आज, एक दिन तुम खुद लाइन में खड़े नजर आओगे। अरे ये क्या तमाशा लगा दिया है इस लड़की ने। किसान की बेटी बावर्ची बन गई। आजकल के बच्चों में ना अकल बची है और ना ही शर्म। पर जिस दिन पहला बच्चा ठेले के पास आया और पकौड़ा खाया, सब बदलने लगा। अम्मा, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। मुझे भी दो, मुझे भी। खा के बताओ, स्वाद खुद बोल उठेगा। धीरे धीरे गांव की गलियों में आम पकौड़े की खुशबू फैलने लगी। पड़ोस के गांवों से लोग आने लगे। आपका स्वाद तो जादू है बिटिया, एक दुकान हमारी तरफ से भी खोलो। अम्मा, अब तो खेतों में मजदूरी मत कर, ये देख आज का मुनाफा। बिटिया, तूने तो मेरी टूटी हुई कमर को सहारा दे दिया। कल सुबह इस लड़की का ठेला उठवा दो, बहुत नाच रही है आजकल। सुबह हुई, गुड़िया ठेले पर सामान लगा ही रही थी कि दो गुंडे आए और ठेले को धक्का देने लगे। अबे क्या करते हो, हटो यहाँ से। गुड़िया हमारी बेटी जैसी है, इसके साथ अन्याय नहीं होगा। लोगों ने गुंडों को भगा दिया। हरि प्रसाद, अब बहुत हो चुका। ये वही जमीन है जो तुमने चालाकी से छीनी थी। मेरे पास दस्तावेज हैं और अब गांव वाले भी साथ हैं। ये खेत मेरा है, मेरे पिता का था। मैं गलती मानता हूँ, जो किया बहुत बुरा किया। पंचायत ने फैसला सुनाया, राम किशन की जमीन उसकी बेटी को लौटाई जाए। अब उसी खेत पर एक सुंदर होटल बन चुका था। नाम था गुड़िया के आम पकौड़े। क्या बढ़िया आकार दिया है और कितना बढ़िया स्वाद है। बिटिया, तूने तो कमाल कर दिया। अब मेरी गुड़िया सिर्फ एक लड़की नहीं, पूरे गांव की पहचान है। और एक दिन उसी होटल की लाइन में एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा दिखा। हरि प्रसाद जी, आप? बिटिया, एक आम पकौड़े देना, सुना है बहुत स्वादिष्ट है। स्वाद तो है, क्योंकि ये इज्जत से परोसा जाता है। गुड़िया ने अपने पिता का नाम रोशन किया। माँ के हर आंसू को सम्मान में बदला। जिस स्वाद को कभी झोपड़ी में चखा गया था, वही आज उसकी पहचान बन चुका था। जब इरादा मजबूत हो तो आम पकौड़े भी किस्मत बदल सकते हैं। शिवा अपने पिता रामदीन के साथ ठेले पर मटका आमरस बेच रहा था। कुछ लोग ठेले के पास खड़े आमरस ले रहे थे। शिवा बेटा, जरा देख तो, मटका खाली होने वाला है, दूसरा निकाल ला। तभी गांव के बुजुर्ग रामू काका वहां आते हैं। अरे रामदीन भाई, तुम्हारे मटके वाले आमरस की तो मिठास जैसे बरसों पुरानी यादें ताजा कर देती है। काका, ये तो बस भगवान की कृपा है। लेकिन बेटा शिवा, तुम कब तक यही गांव में आमरस बेचते रहोगे? तुम्हें तो इसे शहर तक पहुंचाना चाहिए। यही तो मेरा सपना है काका। मैं चाहता हूँ कि पिताजी का बनाया हुआ आमरस पूरे देश में मशहूर हो। लेकिन शिवा की आवाज में मायूसी झलकती है। लेकिन क्या बेटा? घर की हालत ठीक नहीं है काका। माँ की तबीयत खराब है और संगीता की पढ़ाई भी रुकने वाली है। इतना सब संभालूं या सपनों के पीछे भागूं? हिम्मत मत हार बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है, तू बस कोशिश करता रहे। शिवा गंभीर हो जाता है और कुछ सोचने लगता है।
शाम को शिवा घर लौटकर माँ गौरी के पास बैठा होता है। शिवा बेटा, आज दिन भर बहुत थक गया होगा, थोड़ा आराम कर ले। अगले दिन शिवा अपनी बहन संगीता को स्कूल से लेने जाता है। संगीता उदास खड़ी होती है। संगीता, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों है? भैया, फीस भरने का आखिरी दिन कल है। अगर पैसे नहीं भरे तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। इधर ठाकुर प्रताप सिंह अपनी हवेली में बैठा हुआ होता है। उसका बेटा रवि उसके पास आता है। रवि, सुना है शिवा का आमरस पूरे गांव में नाम कमा रहा है। हाँ बाबा, लेकिन मैंने उसे रास्ते पर लाने का इंतजाम कर लिया है। कल उसके ठेले का ऐसा हाल करूंगा कि दोबारा उसके पास से कोई आमरस लेने ही नहीं आएगा। अच्छा किया, गरीबों को उनकी औकात में रखना जरूरी है। अगली सुबह शिवा का ठेला लगा हुआ था। रवि अपने गुंडों के साथ आता है और ठेले पर तोड़-फोड़ शुरू कर देता है। रवि, ये क्या कर रहे हो? कुछ तो शर्म करो। शिवा, तेरी औकात याद दिला रहा हूँ, अब तू बड़े ख्वाब देखना छोड़ दे। शिवा गुस्से और बेबसी के साथ रवि को देखता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। लोग डर कर वहाँ से हट जाते हैं। शिवा टूटे ठेले को देखकर निराश हो जाता है। शिवा बेटा, अब और मत कर। ठाकुर से दुश्मनी मोल लेना सही नहीं है। हम गरीब लोग हैं, ये बड़े लोग हमें कुचल कर रख देंगे। पिताजी, अगर हम अभी हार मान गए तो हमेशा हारते ही रहेंगे। मैं अपने सपने के लिए लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी रात रामदीन बीमार पड़ गया। रामदीन ने कांपती आवाज में शिवा को बुलाया और कहा, शिवा बेटा, आमरस की पहचान को दूर तक ले जाना ये तेरा ही सपना नहीं बल्कि मेरा भी सपना था। रामदीन ने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। शिवा और गौरी की दुनिया जैसे ठहर गई। शिवा ने पिता की आखिरी बात दिल में बसा ली। अब ये सपना पूरा करना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। कुछ दिन बाद शिवा अपने ठेले को सही करके आमरस परोस रहा था। तभी शहर से आई एक लड़की पारुल ठेले पर आती है। भैया, एक कटोरी आमरस देना, सुना है बहुत लाजवाब होता है। जी दीदी, बिल्कुल। ऐसा आमरस कहीं नहीं मिलेगा, स्वाद एकदम घर जैसा। शिवा कटोरी में आमरस डालकर पारुल को देता है। पारुल एक चम्मच चखती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, इतना स्वादिष्ट आमरस, बिल्कुल देसी आमों की मिठास। ये मेरे पिताजी की खास रेसिपी है दीदी, सालों से यही स्वाद बनाए रखा है। मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ। शहर में मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं। अगर तुम्हारा ये आमरस लोगों तक पहुँचे तो पूरे देश में इसकी धूम मच जाएगी। सच दीदी, लेकिन हम तो बस यहाँ ठेला लगाते हैं, इतना बड़ा सपना कैसे पूरा होगा? सपना देखने वाले ही उसे पूरा करते हैं शिवा। मैं तुम्हारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती हूँ, देखते रहना, कमाल हो जाएगा। पारुल वीडियो बनाकर पोस्ट करती है। शिवा थोड़ा असमंजस में होता है, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। शिवा अपनी माँ गौरी के पास बैठा हुआ होता है। संगीता पढ़ाई कर रही होती है। तभी रामू काका तेजी से अंदर आते हैं। अरे शिवा, खबर सुनी? तुम्हारा आमरस पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। शहर के लोग भी चंदनपुर आने लगे हैं। सच काका? अरे हाँ बेटा, अब तो दूर दूर से लोग तेरे आमरस का स्वाद चखने आ रहे हैं। पिताजी का नाम अब गांव से बाहर भी मशहूर हो रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब मेरा इलाज हो सकेगा। भैया, अब मेरी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी, मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी। हाँ माँ, अब हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। पिताजी का नाम पूरे देश में होगा। ठाकुर प्रताप सिंह और रवि आपस में बात कर रहे थे। पिताजी, ये शिवा तो अब बड़ा आदमी बनने की राह पर है। लोग उसे गांव का हीरो मानने लगे हैं। इतनी जल्दी उड़ान मुझे ये मंजूर नहीं। क्या सोचा है आपने? फर्जी कागजात बनवाकर उसकी जमीन हड़प लूंगा, गांव वालों को भी उसके खिलाफ कर दूंगा। फिर देखता हूँ कैसे वो मटका आमरस बेचता है। शिवा आमरस बेच रहा था। तभी ठाकुर के आदमी
गांव वालों को इकट्ठा करके वहां लाते हैं। सुनो गांव वालों, शिवा ने अपनी जमीन गिरवी रख दी थी। अब ये जमीन मेरी हो गई है। ये अब तक तुम सबको धोखा दे रहा था। ये झूठ है ठाकुर साहब, मैंने कोई जमीन गिरवी नहीं रखी। कागजात तो सबूत होते हैं शिवा, देख ये रहे। रवि फर्जी कागजात दिखाता है। कुछ गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। अगर कागजात सही है तो शिवा ने धोखा दिया है। शिवा से ये उम्मीद नहीं थी। शिवा बेटा, ये क्या हो रहा है? काका ये सब साजिश है, मैं कभी अपनी जमीन गिरवी रख ही नहीं सकता। अब कानून का सामना कर शिवा, तेरे सपने यही खत्म हो जाएंगे। शिवा माँ और संगीता के साथ बैठा था। सबकी आंखों में चिंता थी। शिवा बेटा, अब क्या होगा? कहीं हम घर से बाहर ना निकाल दिए जाएं। नहीं माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। ये मेरा सपना है और पिताजी की मेहनत को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। सच्चाई की जीत जरूर होगी। शिवा परेशान बैठा था। तभी गांव के बुजुर्ग रमेश काका पास आकर बैठते हैं। तू अकेला नहीं है बेटा, गांव के लोग तेरे साथ हैं। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ठाकुर की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। शिवा रमेश काका की बातों से प्रेरित होकर गांव के किसानों से मिलने जाता है। भाइयों और बहनों, हमारा आम रस सिर्फ एक स्वाद नहीं है, ये हमारी मेहनत और गांव की पहचान है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो इसे पूरे देश तक पहुंचा सकते हैं। क्या आप सब मेरे साथ हैं? हम तुम्हारे साथ हैं शिवा। अब ठाकुर की दादागिरी नहीं चलेगी। शिवा तहसीलदार को कागजात दिखा रहा होता है। ये कागजात तो पूरी तरह से फर्जी हैं। ठाकुर ने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, इसे कानून सिखाना पड़ेगा। शिवा और गांव वालों ने मिलकर ग्रामीण मटका आमरस सहकारी संस्था की स्थापना की। भाइयों और बहनों, अब हम सब मिलकर मटका आमरस को देश भर में पहुंचाएंगे। गांव के किसानों का आम भी हमारे मटके में मिलेगा और इससे हम सबका भला होगा। गांव वाले पंचायत में इकट्ठा होते हैं। तहसीलदार सबूतों के साथ पहुंचता है। ठाकुर प्रताप सिंह की साजिश बेनकाब हो चुकी थी। तहसीलदार गांव वालों को संबोधित करते हुए कहता है, गांव वालों, ये रहे सबूत। ठाकुर ने शिवा की जमीन के फर्जी कागजात बनवाए थे। अब कानून उसे इसकी सजा देगा। ठाकुर को गांव से बाहर करो। हाँ हाँ, ठाकुर को गांव से निकालो। तुम सब पछताओगे। अब गांव का हर आदमी अपनी किस्मत खुद लिखेगा ठाकुर। अब तेरा डर किसी पर नहीं चलेगा। गांव वालों ने एकजुट होकर ठाकुर रवि और उसके गुंडों को गांव से बाहर निकाल दिया। कुछ समय बाद शिवा का मटका आमरस अब बड़े शहरों के होटलों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिक रहा होता है। शिवा, अब तुम्हारा आमरस पूरे देश में मशहूर हो गया है। ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की मेहनत की जीत है। अब हमारा आमरस पूरे देश का स्वाद बन गया है। तेरे बाबा का सपना पूरा हो गया बेटा। और भैया, अब मैं भी जल्द ही डॉक्टर बन जाऊंगी। अब चंदनपुर का नाम पूरे देश में होगा। शिवा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेहनत, सच्चाई और संघर्ष ने उसे वो सफलता दी थी जिसका उसने सपना देखा था। अब मटका आमरस सिर्फ एक स्वाद नहीं, बल्कि संघर्ष की जीत की कहानी बन चुका था। बिरजू अपने घर में घुसा ही था कि तभी उसकी 10 वर्षीय बेटी पास आई। पिताजी, क्या आप मेरे लिए गुड़िया लेकर आए हो? हाँ राधिका, लाया हूँ। तुमने जो गुड़िया पसंद की थी ना, वही गुड़िया लेकर आया हूँ। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डिब्बा राधिका के हाथ में थमा दिया। तभी बिरजू की पत्नी अर्चना बिरजू से कहती है, इतनी महंगी गुड़िया खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? ये कैसी बातें कर रही हो अर्चना? अरे मैं एक किसान हूँ, क्या मैं अपनी बेटी को एक गुड़िया खरीद कर नहीं दे सकता? दे सकते हो, लेकिन जो गुड़िया तुम खरीद कर लाए हो वो तो बहुत महंगी है। जरूर तुमने खराब चावल किसी को बेच दिए हैं। हाँ, बेचे हैं तो क्या हुआ? अरे इस देश में ना जाने कितने लोग खराब चावल खाते हैं, तो क्या वो बीमार पड़ जाते हैं? देखिए,
इतना लालच करना सही नहीं है। हमें ईश्वर ने जितना धन दिया है उतने में ही हमें खुश रहना सीखना चाहिए। बंद करो तुम्हारी बकबक। तुम्हारे बकवास करने से मैं अपने ऊंचे ऊंचे सपने देखना बंद नहीं कर सकता। बिरजू अपने घर से बाहर निकला ही था कि तभी उसे गांव का मुखिया मिल गया। गांव का मुखिया भी बिरजू की ही तरह एक लालची व्यक्ति था। बिरजू, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। क्या हुआ मुखिया जी, सब ठीक तो है ना? बिरजू, हमारे गांव में एक साधु बाबा आए हुए हैं। सुना है बड़े ही चमत्कारिक साधु बाबा हैं। ये भी सुना है कि वो मिट्टी को सोना बना दे रहे हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ फिर तो मजा ही आ जाएगा। चलिए चलिए चलकर देखते हैं। बिरजू मुखिया के साथ गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया, जहां पर साधु बैठे हुए थे। बिरजू ने साधु से कहा, साधु महाराज, मैंने सुना है कि आप मिट्टी को सोना बना देते हैं। तुमने बिल्कुल सही सुना है बिरजू, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही सोना बनाता हूँ जितनी मनुष्य को आवश्यकता होती है। बिरजू ने एक बड़ा सा मिट्टी का टुकड़ा उस साधु के सामने रख दिया। साधु महाराज, मेरी जरूरत तो इतनी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस बड़े मिट्टी के टुकड़े को सोने में परिवर्तित कर दीजिए। इंसान की इच्छाओं और लालच का कोई अंत नहीं है। शायद तुम मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैं सिर्फ उतनी ही मिट्टी को सोना बनाता हूँ जिसे मनुष्य बेचकर 2 वक्त का भोजन कर सके। साधु की बात सुनकर बिरजू गहरी सोच में डूब गया। अचानक वो गंभीर हो गया। साधु महाराज, आपका क्या है? आप आज यहाँ हैं, कल कहीं और। जब मैं अपने सामने किसी गरीब को देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर आप इस मिट्टी के टुकड़े को सोने का बना देंगे तो आपके जाने के बाद मैं इसे बेचकर बहुत से गरीबों की मदद कर सकता हूँ। बिरजू की बात सुनकर साधु रहस्यमयी अंदाज में बिरजू और मुखिया की ओर देखते हैं। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन याद रखना, धनवान बनने के बाद अगर तुमने गरीबों की मदद नहीं की तो तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छिन जाएगी। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी वो मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा सोने में परिवर्तित हो गया। बिरजू खुशी खुशी मुखिया के साथ उस सोने के बड़े टुकड़े को लेकर वहाँ से चला गया। कल मैं इसे बाजार में बेच आऊंगा और फिर हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। नहीं बिरजू भैया, उस साधु महाराज ने कहा है कि अगर हम अपनी बात पर खरे नहीं उतरे तो हमसे कोई हमारी प्यारी वस्तु छिन सकती है। अरे आप कहाँ उस साधु की बातों में आ रहे हैं? हमें सोना चाहिए था, वो मिल गया। तुम कुछ भी कहो बिरजू, पर ना जाने क्यों मैं साधु की बात से बुरी तरह से डर गया हूँ। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया, मगर मुखिया अंदर ही अंदर साधु की बात से डर चुका था। बिरजू हंसते हुए अपने आप से कहता है, मूर्ख कहीं का, अच्छा हुआ चला गया। वैसे भी मैं इसे क्या आधे पैसे देता? अरे कुछ पैसे देकर ही टरका देता। बिरजू सोने के टुकड़े को बाजार में बेच आया और कुछ ही दिनों में बिरजू अपने गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया और अब उसके टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी थी। एक दिन बिरजू अपनी हवेली के बाहर टहल रहा था कि तभी गांव का सुखिया नाम का गरीब व्यक्ति बिरजू के पास आकर खड़ा हो गया। अरे बिरजू भैया, परसों मेरी बिटिया की शादी है और आज उसके गहने चोरी हो गए। आप तो गांव में सबसे ज्यादा धनवान हैं, मेरी मदद कर दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सुखिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में आने की? मैंने तुम्हारे जैसे गरीबों की मदद का ठेका नहीं ले रखा। निकल जाओ यहाँ से। सुखिया अपना जरा सा मुंह लेकर हवेली से बाहर निकल गया कि तभी बिरजू की पत्नी अर्चना घबराते हुए उसके पास आई। क्या हुआ अर्चना? पता नहीं राधिका को क्या हो गया है, बस आंखें बंद करके लेटी हुई है, ना कुछ बोल रही है और ना किसी बात का जवाब दे रही है। बिरजू तुरंत अपनी पत्नी अर्चना के साथ राधिका के कमरे में चला गया। उसने देखा राधिका बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी।
बिरजू अपनी पत्नी से कहता है, घबराओ मत अर्चना, मैं अपनी बेटी का इलाज सबसे महंगे डॉक्टर से कराऊंगा। बिरजू तुरंत अपनी बेटी राधिका को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने राधिका का बहुत इलाज किया, मगर राधिका को कोई भी फायदा नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर ने बिरजू से कहा, देखो बिरजू, हमने हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन तुम्हारी बेटी को ठीक नहीं कर पाए। तुम इसे घर ले जा सकते हो। अर्चना बिरजू से कहती है, रोने से काम नहीं चलेगा। हमारे गांव में रत्ना ताई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है। कहते हैं जो भी बीमार उसके पास आते हैं सही होकर जाते हैं। जब से आप अमीर हुए हैं तब से आप किसी भी गरीब के घर नहीं जाते। क्यों ना हम एक बार अपनी बेटी राधिका को रतन ताई को दिखा दें। बिरजू अपनी बेटी को अपनी पत्नी अर्चना के साथ रतन ताई के घर पर ले गया और हाथ जोड़ता हुआ बोला, तुम मुझसे जितने पैसे लेना चाहती हो ले लो, बस किसी भी तरह से मेरी बेटी को ठीक कर दो। तेरी बेटी बीमार नहीं बल्कि किसी श्राप का शिकार है। अगर तू अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो तुझे तरबूज के गांव जाना पड़ेगा। ये सुनकर बिरजू चौंकता हुआ कहता है, श्राप का शिकार? मैं समझा नहीं। अभी समझने और समझाने का समय नहीं है। तुझे अभी और इसी समय तरबूज के गांव जाना पड़ेगा। ये कौन सा गांव है? मैंने इस गांव का नाम भी कभी नहीं सुना। मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ से कुछ दूर एक घना जंगल है। उस जंगल में एक लाल रंग का पेड़ है जिस पर एक बड़ा सा लाल रंग का तरबूज लटक रहा है। तू उस तरबूज को जैसे ही हाथ लगाएगा अपने आप को तरबूज के अंदर पाएगा। उस तरबूज के अंदर एक पूरा गांव स्थित है। तुझे उस गांव से तरबूज के बीज लाने होंगे। उन बीजों से तेरी बेटी सही हो सकती है। अब देर मत कर। बिरजू बगैर देरी किए गांव के घने जंगल की ओर चला गया और उस लाल पेड़ को तलाशने लगा। तभी बिरजू की नजर एक लाल पेड़ पर पड़ी। बिरजू दौड़ता हुआ वहां चला गया। उस लाल पेड़ पर एक लाल रंग का तरबूज लटक रहा था। बिरजू ने जैसे ही उस तरबूज को हाथ लगाया, अचानक बिरजू ने स्वयं को एक तरबूज के अंदर स्थित तरबूज के गांव में पाया। बिरजू ने देखा कि वहां पर घर से लेकर हर वस्तु तरबूज की ही बनी हुई थी। तभी बिरजू के कानों में पीछे से एक व्यक्ति की आवाज टकराई। कौन हो तुम? तुम तरबूज गांव के तो नहीं लगते। बिरजू ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसने तरबूज के कपड़े पहने थे। हाँ, मैं इस गांव का नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस तरबूज के गांव के बीज चाहिए। इस गांव के बीज ले जाना कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें इसके लिए हमारे तरबूज के गांव के मुखिया से मिलना होगा। चलो मेरे साथ। वो व्यक्ति बिरजू को एक सुंदर झोपड़ी की ओर ले गया। वो पूरी झोपड़ी तरबूज के आकार की ही बनी हुई थी। बिरजू ने देखा कि उस तरबूज की झोपड़ी में वही साधु रहस्यमय अंदाज में बिरजू की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। आप तो वही साधु हैं जिनकी वजह से मैं धनवान बना। तुम्हारी दुनिया में मैं साधु हूँ, मगर अपनी इस तरबूज के गांव में मैं यहाँ का मुखिया हूँ। मैं जानता था कि तुम एक दिन मेरे तरबूज के गांव में जरूर आओगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम अपना वादा नहीं निभाओगे तो तुमसे तुम्हारी कोई प्यारी चीज छीन ली जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज। मुझे धन दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए। मैं समझ गया इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी संतान होती है, और मैं मूर्ख कागज के टुकड़ों को ही धन समझता रहा। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। साधु बहुत गहरी नजर से बिरजू की ओर देखने लगे। तुम्हारी आंखों में मुझे पश्चाताप नजर आ रहा है। इतना कहकर साधु ने तरबूज के कुछ बीज बिरजू को पकड़ा दिए। इन बीजों को अपनी बेटी को खिला देना, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। मगर याद रखना, किसी भी गरीब को अपने घर से खाली हाथ मत जाने देना। जो शांति हमें दूसरों की मदद करने से मिलती है, वो शांति हमें दौलत के बड़े बड़े खजानों के मिलने पर भी नहीं मिलती। इन तरबूज के बीजों को कस कर पकड़ लेना, तुम अपने आप को स्वयं अपने गांव में पाओगे। बिरजू ने बीजों को पकड़ लिया।
अगले ही पल उसने अपने आप को रतन ताई के घर के सामने पाया। बिरजू दौड़ता हुआ घर के अंदर चला गया। जैसे ही तरबूज के बीज के टुकड़े राधिका के मुंह में डाले, अचानक राधिका होश में आ गई। मुझे क्या हुआ था पिताजी? कुछ नहीं बेटी, तुझे कुछ नहीं हुआ था। हुआ तो मुझे था। मैं जरूरत से ज्यादा लालची और अहंकारी हो गया था, पर अब मैं तुम्हें और अपनी पत्नी को एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। उसके बाद उसकी हवेली में कोई भी गरीब व्यक्ति आता तो वो खाली हाथ नहीं जाता था।